बच्चों ये होमवर्क था। Ice is floating at the interface of the water and oil, immiscible oil, and the level of the difference is given. HW is the water ka level, H is the top level of the liquid, HO is the column length of the oil. Now the whole ice will melt. वाटर का लेवल H-W हो जाएगा. ये सारा चीज डैश जो लिखा है, दिस इज द न्यू सिचुएशन आफ्टर आइस विल मेल्ट. लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट कि इसमें हम क्या फील करें. इज इट इक्वल, ग्रेटर और रिमेन सेम. सो अथर्व का कहना है सर रिमेन सेम रहेगा. उधर से कुछ मैसेज आना चाहिए, क्या होगा मंगेश? दे देता हूं ग्लास. ठीक है. अथर्व सोच लो एक बार क्या होगा. डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम. एनीवन एल्स? सामा ने बताया डिक्रीज. चेतना, हर्ष बढ़े, ध्रुव पाटिल, कुछ आंसर आना चाहिए तुम्हारी तरफ से. बहुत दिन सोचने का टाइम भी मिल गया था. चेतना ने भी बताया डिक्रीज, हर्ष ने कहा सेम, और कोई? नैन पटेल इंक्रीज, शुभम ने कहा डिक्रीज. ओके चलो, इसमें सिंपल सा बात है यार कि हमें ये लेवल देखना है. ये लेवल की बात कर रहे हैं. ये आइस जब मेल्ट होगा तो कितना वॉल्यूम वाटर बनेगा. ये वॉल्यूम बनेगा बच्चों इतना. Isn't it? सो ये स्पेस तो खाली हो जाएगा, होगा कि नहीं? मतलब इससे जितना वाटर में सबमर्ज है उससे ज्यादा, और आइस का जो टोटल वॉल्यूम है उससे कम, कुछ ऐसा बनेगा. सो द ओवरऑल लेवल विल गोइंग टू डिक्रीज. सो H dash will be less than H. अथर्व क्लियर हुआ क्या ये? क्योंकि ये आइस इतने से तो अपने वॉल्यूम से कम वॉल्यूम बनाएगा. सार्थक सुना आपने? म्यूट कर लो, अगर कुछ कहना है तभी अनम्यूट करना. म्यूट कर लो सार्थक. अनिकेत क्लियर हुआ क्या? इसमें कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंटली बता सकते हो. नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट. हाइट ऑफ द वाटर. अगर जितना पार्ट वाटर में है इसका अगर पूरा मेल्ट होके इतने पार्ट में आता तो इक्वल रहता, लेकिन सर्टेनली वी नो दैट अभी क्या होगा, इससे तो ज्यादा बनाएगा. अगर ये ऑयल नहीं होता तो जितना पार्ट वाटर में सबमर्ज होता था उतना ही पार्ट बनता था. कब? जब ये ऑयल नहीं होता था, सिर्फ आइस और वाटर फ्लोट कर रहा है. बट बिकॉज हमने ऑयल पुट किया तो ये आइस थोड़ा ऊपर गया होगा, कुछ फ्रैक्शन कम हुआ होगा वाटर में सबमर्ज. सो this will forms more than this much water, so water का level will increase. So H ऐसा होगा. 100% कॉन्फिडेंस आया इस पे बाकी बच्चों को? अगर आइस मेल्ट होता है तो ये लेयर जो है इसमें से कुछ पार्ट तो इसमें तो जाएगा ही. ये कैसा होगा, स्प्रेड होने वाला है पूरे में. तो दिस लेवल विल सर्टेनली डिक्रीज. शामा ने पहले बताई थी S dash will decrease.
शामा ने पूछी क्या सर पिछला सवाल में मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते थे क्या? सर्टेनली सॉल्व कर सकते थे शामा। डेंसिटी अगर दिया होता सबका, कितना डिक्रीज करेगा कितना इंक्रीज करेगा, वी कैन फाइंड क्या वॉल्यूम होगा, आइस मेल्ट हुआ तो कितना वॉल्यूम होगा, सर्टेनली वी कैन सॉल्व, है ना। बट अभी तो हमने डेंसिटी कुछ दिया नहीं था, सिर्फ नॉर्मल आइडिया था, तो हमने इंक्रीज और डिक्रीज किया। So if you wish we can frame that type of questions, कितना डिक्रीज किया कितना इंक्रीज किया। तो हमने बॉयसी फोर्स तो बता दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बता दिया, और एक सिंपल केस लेकर के प्रूफ किया था। सिंपल सा केस क्या था, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया था या क्यूबिकल ऑब्जेक्ट लिया था और हमने बहुत इजीली प्रूफ किया था। लेकिन कहोगे सर बॉडी का शेप कैसा भी हो तो भी बॉयसी फोर्स उतना ही होगा, डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर अपथ्रस्ट लगेगा, है ना। लेगा ये नाइल पानी। अपथ्रस्ट फोर्स जो है कोई भी बॉडी का शेप हो जो डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर ही क्यों लगेगा, है ना। तो ये हम लोग प्रूव करते हैं लॉजिकली। और ये बहुत अच्छे समझना बच्चों, अगर फ्लूइड के सवाल करने हैं तुम्हें अच्छे से करने हैं तो ये लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी विल प्रूव थ्रू द लॉजिक। सो लेट्स किसी भी एक आर्बिट्री शेप का एक बॉडी है, ये फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है, अभी उससे मतलब नहीं है, अभी ये ऐसा बॉडी रखा हुआ है ना, ये बॉडी और ये वाटर। हाउ मच फोर्स द वाटर इज अप्लाइंग, हाउ मच फोर्स द वाटर इज अप्लाइंग, ये निकालना। बच्चों वाटर इस पे कैसे फोर्स लगा रहा है, यहाँ ऐसे प्रेस कर रहा है, ऐसे ऐसे इस टाइप से कर रहा है। हर तरफ से ऐसे प्रेस कर रहा है और ये सारे फोर्स का रिजल्टेंट अपवर्ड है, और कितना है, ये अपवर्ड क्यों है ये मुझे निकालना है, क्यों एंगल पे क्यों नहीं। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने ये बॉडी को सोचो मैंने बाहर निकाल लिया, बॉडी नहीं है, इमेजिन करो इसके जगह पे सेम लिक्विड पुट कर दिया, वाटर है तो वाटर, अदर लिक्विड है तो अदर लिक्विड, ये बॉडी को बाहर ले लिया और सेम लिक्विड पुट कर दिया। अभी भी हमारा दो सिस्टम है, ये सिस्टम 2 और ये सिस्टम 1। सिस्टम 1 क्या है, सेम लिक्विड ये शेप का, सिस्टम 2 क्या है, रेस्ट ऑफ द लिक्विड। सिस्टम 2 सिस्टम 1 पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, लेकिन अगर सेम लिक्विड है बच्चों तो ये लिक्विड रेस्ट में है, और इस लिक्विड का एबिडी सिस्टम 1 का बॉडी 1 का एबिडी बना रहा हूं, तो ये लगेगा इसका वेट किसका, ml, मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी, अभी इतना वेट लग रहा है, और अदर लिक्विड कुछ फोर्स लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं मोस्टली बॉयसी फोर्स या फोर्स बाय द फ्लूइड, अदर फ्लूइड। और हम क्या देख रहे हैं, ये सेम लिक्विड है तो वो रेस्ट में है, नॉट ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अब तो तुम लोग रोटेशन भी पढ़ रहे हो, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा, रोटेट भी नहीं कर रहा है। दैट मींस बॉडी पे नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए इस लिक्विड बॉडी पे, और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चूंकि ये लिक्विड सेमी लिक्विड है ना, वो तो यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया, तो ये रेस्ट में है, ना रोटेट कर रहा है ना मूव कर रहा है। That means the force of the liquid must be passing through center of mass of this liquid system, ये भी liquid, center of mass of this liquid, and ये इतना लग रहा है कि इस mlg को बैलेंस कर रहा है। That means जो buoyancy force बोला या force by liquid,
that will be equal to weight of the liquid and it will act at center of mass of this displaced liquid, isn't it? तुम कहोगे सर सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड नहीं इधर लगेगा, अगर इधर लगता तो ये रोटेट कर जाता। अब बात करते हैं, कहोगे सर आपने तो कहा था बॉयंसी फोर्स निकालना, यहाँ पे बॉडी पे, अब ये लिक्विड हटा के वो बॉडी पुट कर दो जो यहाँ पे था, तो क्या अदर इन्वायरमेंट कुछ चेंज होगा क्या? यहाँ वो लिक्विड हो या बॉडी हो, अदर इन्वायरमेंट विल रिमेन सेम। सो अगर यहाँ पे बॉडी भी पुट कर दिए तो भी FL किसके बराबर होगा? mlg के बराबर होगा, और बॉडी के सेंटर ऑफ मास नहीं, डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर? कर लेता हूं। श्यामा बताइए कि सर सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। श्यामा एक्चुअली हमारा सेम लिक्विड लिया है तो वो लिक्विड रेस्ट में है। अगर लिक्विड यूनिफॉर्म है तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगा, ना रोटेट कर रहा होगा, कुछ नहीं कर रहा होगा। तो इस पे नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। नेट फोर्स जीरो करने के लिए ये लिक्विड का वेट नीचे लग रहा है तो बॉयंसी फोर्स ऊपर लगेगा सेम मैग्नीट्यूड का, और सेंटर ऑफ मास ऑफ द लिक्विड से ही पास करेगा, अदरवाइज टॉर्क हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास किसका? लिक्विड का। तो ये जो एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल लिक्विड है वो फोर्स लगा रहा है जो यहां से पास कर रहा होगा। अब यहाँ लिक्विड नहीं हो करके कोई बॉडी ले लिया जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हो, तो इन दैट केस अदर इन्वायरमेंट विल नॉट चेंज। जैसा पहले लग रहा था वैसा ही अभी भी लगेगा, अभी भी यहीं से पास करेगा। सामा क्लियर हुआ क्या? सर फिर उस बॉडी में टॉर्क होगा ना? नहीं समझा, फिर से बोलो। चलो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी को डाउट है तो बताना। अब देखो ये लॉजिक इतना अच्छा है। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ बॉयंसी। बॉयंसी मोस्टली हम बोलते हैं जब ये लिक्विड रेस्ट में है, बट हम अब ऐसे भी केसेस लेंगे जहां पे द होल कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग, है ना। अब मुझे लिखना है कि ये अदर लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स बाय द लिक्विड। तो सिंपल सा केस अगर मैं पूछूं कि एक बॉडी है जिसका मान लो ऐसा रखा हुआ है, और दिस इज गोइंग अप विथ एक्सेलेरेशन a नॉट, और इस स्फीयर पे मैं पूछूं व्हाट इज द फोर्स बाय द लिक्विड, FL लिख लेता हूं, फोर्स बाय द लिक्विड, या बॉयंसी भी लिख सकता हूं, बट बॉयंसी मोस्टली यूज करते हैं जब लिक्विड रेस्ट में है। तो कोई गेस कर सकता है? अगर मान लो इतने लिक्विड, इस बॉडी का मास है mb, समझना इसको, इस बॉडी का मास है mb और इतने लिक्विड का मास है सपोज ml। ml क्या है? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और mb क्या है? मास ऑफ द बॉडी, b for body, and this is going up with acceleration a naught. How much force the fluid is applying on this? m a naught minus g। मैं लिखता हूं अभी स्टेटमेंट, ऑप्शन देता हूं, ml into g plus a naught, mb into g plus a naught, mb into g minus a naught, ml into g minus a naught। ऑप्शन 1 2 3 4 5 इतने ऑप्शंस दिए हैं। ये बॉडी ना होकर के सोचो ये सेम लिक्विड है तो अदर लिक्विड इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। सेम लिक्विड है, ये टेंशन स्ट्रिंग मत मानो, सेम लिक्विड है तो सेम लिक्विड तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा,
तो मैं इस सेम लिक्विड को इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं, तो इसका एफबीडी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट mlg, और क्या हो जाएगा, फोर्स बाय द लिक्विड। अगर मैं कंटेनर के फ्रेम में ड्रॉ करूंगा तो मैं सूडो फोर्स लिखूंगा ml इंटू ए नॉट। ग्राउंड के फ्रेम में डिस्कस करूंगा तो सूडो फोर्स नहीं लिखूंगा, बट इसको मानूंगा ए नॉट से ऊपर जा रहा है। तो अभी मैंने एफबीडी किसके फ्रेम में बनाया है, एफबीडी ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इन कंटेनर फ्रेम। कंटेनर फ्रेम में द सेम लिक्विड इज एट रेस्ट, सो कैन वी से कि FL जो हो जाएगा वो mlg प्लस ए नॉट हो जाएगा। और किसी ने सही बता दिया था, सार्थक ने। शिवम तुम्हारा रॉन्ग आंसर है, विधि करेक्ट, चेतना करेक्ट, सार्थक करेक्ट। सो आई होप कि ये सबको क्लियर कि ये सेकंड ऑप्शन होगा। बट अब मैंने दे दिया कि ये बॉडी है, सपोज वुडन ब्लॉक है ये, और इसको वाटर में डिप करके रखा है, दिस इज गोइंग अप विथ एक्सेशन ए नॉट। तो अगर मैं टेंशन की बात करूं कि टेंशन कितना होगा, वुडन ब्लॉक जाना चाहेगा ऊपर, है ना, तो स्ट्रिंग नीचे से बांध करके रखा है, इक्विलिब्रियम में है। तो देखो इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। अब किसका एफबीडी ड्रॉ करें, वुडन ब्लॉक का। वुडन ब्लॉक पे, ये ब्लॉक पे तो फोर्स लगेगा MBG का नीचे, और कौन सा फोर्स है, प्लस T नीचे, नीचे वाले फोर्स को डाउन ले रहा हूं। इसी के फ्रेम में डिस्कस कर रहा हूं, कंटेनर के फ्रेम में। एक सूडो फोर्स भी लगेगा, कितना, क्योंकि बॉडी कैविटी बना रहा हूं बच्चों, MBA नॉट नीचे, और ऊपर कौन सा लग रहा है, फोर्स बाय द लिक्विड। नेट फोर्स कंटेनर के फ्रेम में 0। सो यहां से अगर मैं T लिखूं, T इज इक्वल टू FL भी तो हमने लिख ही लिया था ना, mlg प्लस ए नॉट था, अभी प्रूफ किया है, माइनस MB इधर लेके गए, ये भी G प्लस ए नॉट होगा। सो T इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ML माइनस MB। ML और MB क्या है ये सबको क्लियर होना चाहिए। ML is mass of the displaced liquid, B is the mass of the body। टेंशन ये आ गया। If I ask you, if A naught is increased, what about tension? Tension will also increase. अब एक सवाल लेते हैं। एक आयरन का ब्लॉक है, उसको वाटर में
समर्ज रखा और बीच में होल्ड करके रखा है, तो सडनली अगर छोड़ देता तो ये सिंक करता, तो एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा। अभी कुछ टेंशन T है। Now it has given an acceleration a naught in upward direction, तो टेंशन हो गया बच्चों T डैश। सो कोई बता सकता है कि इसमें पिछले सवाल में वुडन ब्लॉक था, टेंशन इंक्रीज हुआ था, इसमें टेंशन क्या होगा? अगर मुझे डिक्रीज इसको एक्सेलेरेशन ऊपर दे दिया है ना, तो व्हाट विल हैपन टू टेंशन? और तुम्हें ये भी पता है अगर एक्सेलेरेशन ऊपर दिया तो पहले जितना बॉयंसी फोर्स लगा रहा था लिक्विड, एक्सेलेरेशन ऊपर किया तो ज्यादा बॉयंसी फोर्स लगाएगा। टेंशन क्या होगा? टेंशन विल रिमेन सेम, विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, या डेटा इनसफिशिएंट? चलो देखते हैं कुछ आंसर आता है क्या। श्यामा बताए इंक्रीज, सार्थक बोर्ड से बता रहा है डिक्रीज, अथर्व बताओ तुम। डिक्रीज अथर्व ने कहा डिक्रीज, अनिकेत ने कहा डिक्रीज। डिक्रीज को 3 वोट मिल गए, चेतना भी डिक्रीज, अंकित भी डिक्रीज, प्रणव डिक्रीज। यार इतने वोट मिल रहे हैं यार। एक्चुअली आयन और वुड में कंफ्यूज थी कौन ऊपर जाएगा, क्योंकि ये हमेशा सिंक ही करेगा ना। आयरन सिंक करेगा, वुडन ब्लॉक फ्लोट करेगा, क्यों करेगा? इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। इसलिए तो अगर आयरन ब्लॉक वुडन ब्लॉक यहाँ रखता तो हमें स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं होती, ये तो ऊपर चला जाता, तो उसको नीचे से बांध के रखा था। चलो श्यामा क्या बता रही हो तुम? श्यामा कंफ्यूज हो गई, पहले बताए इंक्रीज, फिर कहती नहीं नहीं डिक्रीज, फिर कहती नहीं नहीं इंक्रीज। तो इंक्रीज होगा शायद सर। अब देखो एक और वोट बढ़ रहा है, अथर्व भी बोल रहा है इंक्रीज। चलो जो भी है, सोचना तो पड़ रहा, मुझे तो बस यही चाहिए बच्चे सोच पा रहे हैं, क्योंकि वो तो इसका आंसर जो है ना बच्चों ये इंक्रीज होगा। श्यामा पहले सही बताई थी, फिर अथर्व ने भी करेक्ट किया, श्यामा ने भी करेक्ट किया, इंक्रीज होगा। और मैंने कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें पहले बताई कि बॉयंसी फोर्स इंक्रीज होगा, ये सब बताया कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि एग्जाम में भी यही होता है। तुम सोचते हो जो फैक्ट है, मैंने फैक्ट ही बताया, तुम्हें कुछ और बताया नहीं। सिंपल सा इक्वेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद फिर लॉजिक से भी बताऊंगा, पहले इक्वेशन से। अगर इक्वेशंस लिखते हैं बच्चों तो बॉयंसी फोर्स जब ये एक्सलेट कर रहा है, इसके फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, और ये आयरन ब्लॉक में चूंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ये साथ साथ एक्सलेट कर रहा है नोड से, इसके फ्रेम में ये रेस्ट में है। सो इस पे फोर्स लगेगा mb इंटू ए नॉट सूडो, mb इंटू जी ग्रेविटी का, टेंशन हो गया T डैश, और ऊपर का फोर्स ऑफ द लिक्विड FL डैश। क्लियर? तो लिखेंगे FL डैश प्लस T डैश that is equal to mbg plus mba naught. So T dash will be mbg plus a naught minus force by the liquid in second case. और फोर्स बाय द लिक्विड कितना होगा बच्चों? क्या कहा था उसको रिप्लेस करने के लिए? ml इंटू जी प्लस ए नॉट, सही लिख रहा हूं बच्चों? ये सवाल में mb बड़ा है, आयरन का बॉडी है, सॉलिड बॉडी है,
अब यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है बच्चों, अगर ए नॉट 0 था तो ये था एक्सप्रेशन, ए नॉट है ये। मैथमेटिक्स तो कर लिया, लेकिन थोड़ा फिजिक्स से समझते हैं। मैथमेटिक्स में कोई डाउट नहीं, 90% बच्चे को यही एंजॉय करेंगे, इसी को, फिजिक्स वाला पार्ट एंजॉय नहीं करेंगे। जो मैंने कंफ्यूज करने के लिए कहा था व्हेन वी गिव एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन, फिजिक्स समझना बच्चों, certainly buoyancy force will increase। कितना इंक्रीज करेगा buoyancy force? mass of the displaced liquid into a naught, इतना से इंक्रीज होगा। लेकिन इसको अगर ऊपर एक्सलेट करना है ए नॉट से, साथ साथ मूव करना है, तो कितना फोर्स इंक्रीज होना चाहिए, कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको साथ साथ मूव करने के लिए? mb इंटू ए नॉट की, मास ऑफ द बॉडी इंटू ए नॉट की। mb बड़ा है ml से, ये हैवी बॉडी है, मतलब ऊपर एक्सेट करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, जबकि लिक्विड जो बढ़ा है buoyancy फोर्स वो कम बढ़ा है, इसलिए ये टेंशन बढ़ जाएगा और सफिशिएंट इतना वैल्यू दे देगा, टेंशन इंक्रीज होकर के इतना वैल्यू दे देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? टेंशन विल इंक्रीज। द सेम लॉजिक आई विल गिव। एक आध बच्चा हो जो कहे हाँ सर मैं फिजिक्स में एंजॉय किया इसमें। अगर मैं इसकी बात करूं, जहां पे वुडन ब्लॉक को यहां रखा था, वुडन ब्लॉक को यहां रखा था, अब इसको एक्सेशन दिया ऊपर ए नॉट, तो लिक्विड का फोर्स कितना बढ़ेगा? ml इंटू ए नॉट बढ़ जाएगा इस पे। लेकिन इस बॉडी को अगर ऊपर जाना है तो इसको चाहिए कितना फोर्स? mb इंटू ए नॉट का चाहिए था एक्स्ट्रा फोर्स, लेकिन यहां पे अभी mb छोटा है ml से, मतलब इसको कम फोर्स चाहिए, लेकिन लिक्विड ने ज्यादा फोर्स दिया, इसलिए टेंशन नीचे पुल करके इसको रोक के रखेगा, तो फिर से टेंशन बढ़ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट साइमन? यस सर। क्या लॉजिक से प्रूफ करना आसान नहीं लगता? हाँ सर। लॉजिक से, फिजिक्स में तो लॉजिक ही, आईआईटी तो लॉजिक ही पूछता है, अंडरस्टैंडिंग देखता है, रियली बता रहा हूं मैं। तो ये क्लियर हो गया क्या सबको? और Yes, मेरा sir. फेवरेट क्वेश्चन, ये सब फ्लूइड में बहुत मजा आता मुझे पढ़ाने में। बताना बच्चों कि एक आयरन का ब्लॉक है, ऐसे हैंग कर रहा है, आयरन का ब्लॉक हैंग कर रहा है, कंटेनर फिल्ड है वाटर से। तुम लोग भी डायग्राम ड्रॉ करना। अभी स्ट्रिंग वर्टिकल है। नाउ container is given an acceleration a naught in horizontal direction. Acceleration किधर है? हाँ इधर। अब सवाल ये आता है कि अगर एक्सेशन हमने इधर दिया है, ऐसे किया है, तो ये किधर जाएगा बच्चों? कंटेनर के रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग का शेप कैसा होगा? 1 2 या 3? ऐसे शेप लेगा कि ऐसे लेगा कि ऐसे लेगा? 3 3 तो आयरन ब्लॉक है ना?
आयरन का ब्लॉक है, देखो ऐसे हैंग करके रखेंगे, वुडन ब्लॉक तो ऐसे हैंग 3 सर वुडन फिर ब्लॉक रखेंगे, 3. कॉर्क रखेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। सो सारे बच्चे बोल रहे हैं 3, क्या बात है, मुझे नहीं पता है आंसर यार। ये बच्चों वुडन ब्लॉक है, इसको रख रो के रखना है। इसको रोक के रखना है, तो स्ट्रिंग ऐसे कनेक्ट करके रखा, और फिर इसको भी इधर एक्सेशन दिया ए नॉट, ऐसे एक्सेशन दिया ए नॉट, तो इक्विलिब्रियम में कंटेनर के रिस्पेक्ट में शेप कैसा होगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 1 का लोगों ने बताया 3, इसको वोट मिला है 3, इसमें क्या होगा 1. अथर बता रहा 1, साइमा ने बताया 1, नयन पटेल ने कहा 1, शुभम बालगिन ने कहा 1। यार तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो यार। So it's correct, ये करेक्ट और ये भी करेक्ट आंसर दिया तुम लोगों ने, बहुत सही आंसर दिया है। क्या इसको कैसे प्रूव करें, कैसे लॉजिक में प्रूव करें? मोस्ट ऑफ द बैच में तो गलत आंसर देते थे, तुम लोगों ने सही दे दिया आंसर। अगर मैं बात करूं कि why this will go down, हालांकि ऐसे किसी को लगता है सर ऐसे करेंगे तो ये पीछे जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे तो सही देते हैं बट यहाँ पे गलत दे देते हैं। और विद द एक्सपीरियंस मुझे ये पता चला है कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसका सही दे देते हैं और इसका गलत दे देते हैं। इसका सही कैसे देते हैं, ये लॉजिक क्लास में आता है, बच्चे बोलते हैं सर जब व्हेन वी एक्सेलरेट लाइक दिस, तो इधर का प्रेशर ये ज्यादा हो जाएगा, इधर का प्रेशर कम हो जाएगा। दिस आर द लॉजिक गिवन बाय स्टूडेंट्स कि जब से हम इधर एक्सेलरेट करेंगे तो P2 ज्यादा हो जाएगा और P1 कम हो जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसलिए जब ये ऐसे करेंगे तो ये शेप ले लेगा, 1 शेप ले लेगा। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हमें बताते हैं तो मैं फिर दूसरा सवाल ये पूछता हूँ कि बताओ इसमें क्या होगा, इसमें भी यहाँ पे P2 ज्यादा और यहाँ पे P1 कम, एक्सेलरेट करेंगे ऐसे तो इधर जाएंगे प्रेशर बढ़ता है। द सेम लॉजिक, तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, तो बच्चे बोलते हैं यस, बट ये 1 गलत है, 3 पोजीशन इज करेक्ट। दैट मींस ये जो स्टेटमेंट हम दे रहे थे ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ वर्क कर रहा तो वही स्टेटमेंट से यहाँ भी वर्क करना चाहिए। ओके मुझे लगा तुम लोगों ने सही जवाब दिया है। आई नो कि आई कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हें आता है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, क्योंकि इसके फ्रेम में बैठ के डिस्कस करते हैं, इसके फ्रेम में। अगर मैं बात करूं कि इसके फ्रेम में बैठ के देखें तो जैसे ही एक्सप्रेशन ए नॉट दिया तो मैं कहूंगा कि कंटेनर के फ्रेम में इस पे सूडो फोर्स लगेगा mb into a नॉट, सूडो फोर्स कंटेनर के फ्रेम में बैठ के देखा। और चूंकि एक्सलेट किया इधर तो अदर लिक्विड, जो लिक्विड का भी फोर्स बढ़ जाएगा, तो अगर ये सेम लिक्विड होता है तो साथ साथ वो भी मूव करता है और फोर्स इधर लगता है ml into a नॉट का, तो लिक्विड का फोर्स कितना बड़ा है ml into a नॉट का। अब इन दोनों में देखो कौन बड़ा है, mb a नॉट बड़ा है, इसलिए यहाँ MB. पे ये वाला फोर्स ज्यादा है इसलिए ये पीछे आएगा। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम की बात करूं कहोगे सर इसके कंटेनर के फ्रेम में नहीं ग्राउंड के फ्रेम में बता दो,
तो मैं बोलूंगा कि इस पे फोर्स बढ़ा है ml इंटू ए नॉट का, जबकि इधर साथ साथ एक्सेट करने के लिए इसको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी mb इंटू ए नॉट, जो कि ज्यादा है, बढ़ा है कम, इसलिए ये थोड़ा पीछे आएगा और बाद में टेंशन का जो कंपोनेंट होगा ये प्रोवाइड करेगा इतना मिल करके, ये और ये। क्या मेरी बात समझ में आई? द सेम लॉजिक Yes, sir. हियर, यहां पे भी सूडो फोर्स इधर बढ़ा है कितना, mb इंटू ए नॉट का, लिक्विड का फोर्स बढ़ा है ml इंटू ए नॉट का। अब तुम देख सकते हो ml यहाँ पे बड़ा है mb से, इधर का फोर्स ज्यादा है, इधर का फोर्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई इसके फ्रेम में ये आगे जाएगा, आगे जाएगा तो टेंशन बाद में रोक के रखेगा। अगर हम ग्राउंड फ्रेम की बात करें, ग्राउंड फ्रेम से, तो इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ गया ml इंटू ए नॉट, जबकि साथ मूव करने के लिए mb इंटू ए नॉट ही चाहिए, ज्यादा फोर्स बढ़ा इसलिए आगे चला जाएगा, बाद में टेंशन पुल करके रखेगा। तो मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया इसको, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये वाला सवाल जो है कि इसको एक्सलेट करेंगे ऊपर ए नॉट से तो टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और सबने कहा सर एकदम अच्छे समझ में आया है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं पूछूंगा सवाल तुम्हारे टेस्ट में, और अगर 50% से ज्यादा बच्चों ने सही कर दिया तो तुम सब लोगों को गिफ्ट दूंगा। चलो देखते हैं, एक तुम लोगों ने अभी बता दिया कि सर ये जो है ना इधर जाएंगे, इधर एक्सलेट करेंगे तो क्या होगा, आगे जाएगा। देखते हैं, देखो कैसे सवाल पूछा जाता है। एक चैलेंज यहां भी ले लो बच्चों, एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, इसको एक्सेलेरेशन दिया है a1 और ये आगे गया है और ये इक्विलिब्रियम में वर्टिकल से θ1 एंगल बना है। ओके, सॉरी, ए नॉट एक्सेलेरेशन दिया है और ये θ1 एंगल बना रहा है, इसका डेंसिटी है ρ1 बच्चों, ρ1 उसी शेप का है बट ये अलग मटेरियल है, ये है ρ2। इसको भी एक्सेलेरेशन दिया है ए नॉट, ये एंगल बना रहा है θ2। अब ये दे दिया है कि ρ1 जो है वो है ग्रेटर देन ρ2, बट ये पता है रो ऑफ द, ये वाटर है, सपोज वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तभी तो अदरवाइज फ्लोट करता ना। तो दिस इज द ऑर्डर। अब सवाल ये रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दोनों केस में, तो θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा। पहला ऑप्शन इक्वल, दूसरा ऑप्शन ग्रेटर, तीसरा ऑप्शन लेसर, ये तीन में बताना है क्योंकि तुमने समझ लिया था। चलो सर θ1 is greater than θ2. ठीक है, आंसर इज इक्वल। Less than. ठीक है ना। अब देखो ये कंफ्यूज करने के लिए कुछ बच्चे गेस वर्क करेंगे, θ1 θ2 जो भी, सॉरी डेंसिटीज लेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं अभी कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपल सा एक केस ले रहा हूं कि थीटा होगा कितना। मैं ये सवाल नहीं रहता, तो कैसे कंफ्यूज करते हैं, आईआईटी कैसे पूछता है और बच्चे कैसे गलती करते हैं। अगर मैं पूछूं कि बताओ ये थीटा क्या होगा, तो तुम्हें निकालना बहुत ही आसान होगा, सारे बच्चे सही सही बताते हैं, सिर्फ थीटा पूछ दो तो। देखो क्या करते हैं, ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन, और कौन सा फोर्स लग रहा है,
लिक्विड का फोर्स इधर कितना ml इंटू ए नॉट, लिक्विड का फोर्स इधर लगेगा ना, और कौन सा फोर्स है, लिक्विड का ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है कितना ml इंटू जी का, यहाँ पे जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन भी लगा रहा होगा और इधर भी लगा रहा होगा, क्योंकि सेम लिक्विड कंसीडर करेंगे तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए उस पर, और सूडो फोर्स इधर लग रहा होगा कितना mb इंटू ए नॉट, और ये टेंशन। क्या मैं सही लिखा है यहां तक? यस सर। एक और फोर्स छूटा ना, इसका वेट ग्रेविटी mb इंटू जी, सारे फोर्स लिख लिए सर वो थ्रस्ट मतलब मेरे buoyancy पेपर में force रेस्ट है में ना? दिखेगा ये, तो देखना ये क्या लिखूंगा, आप सारे बच्चे देखें, टी कॉस थीटा नीचे प्लस mb इंटू जी नीचे, दैट इज इक्वल टू ml इंटू जी ऊपर। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए देखना mb इंटू ए नॉट प्लस टी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ml इंटू ए नॉट। टी साइन थीटा इस इक्वेशन से निकाल लो, कितना हो जाएगा बच्चों, m l सॉरी कुछ गड़बड़ किया क्या, ml इंटू जी ना, नहीं सर ए नॉट ही होगा सर। ए नॉट, हाँ टी साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले गए ml माइनस mb इंटू ए नॉट, यहां से टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ml माइनस mb इंटू जी, और tan थीटा इज इक्वल टू, बड़ा फेमस रिजल्ट आ जाता है ये, ऐसा तो बहुत बार आया होगा, a नॉट बाई जी। यहाँ पे कहीं कोई रोल है क्या डेंसिटी का, नहीं। ये नहीं। किस पे डिपेंड कर रहा है, ए नॉट पे। अब मान लो मैंने ये सवाल करा दिया, बच्चे करा खुद से निकाल भी लिए, ये आता है, लेकिन मैंने पूछ दिया वो कंफ्यूज करने के लिए थीटा 1 थीटा 2 क्या हुआ, तो वहां पे गड़बड़ कर दी। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, मैं ये सवाल कराता हूं, एक बार एक बैच में करा रहा था तो एक बच्चा ने पूछा सर आप ये कह रहे हो कि ये tan थीटा जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी रहेगा, सब में सेम ही रहेगा, उसको पच नहीं रहा था, उसको लग रहा था कि नहीं सर थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग होगा, तो उसने मुझसे सवाल पूछा सर एक काम करो आप, ये जो ब्लॉक है ना उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के बराबर ले लो, वैसा ब्लॉक ले लो, सेम डेंसिटी का, आइडेंटिकल डेंसिटी का, तब तो आप बताओ कि उस केस में तो ये कैसा रह जाएगा, वर्टिकल रहेगा, बिकॉज सेम ही डेंसिटी का है, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, यूनिफॉर्म है। मतलब ऐसे सोचो कि ये वाटर बॉडी ही है, वाटर बॉडी इमेजिन कर लिया, वो तो वही रहेगा। अब बताओ, आपने तो कहा कि a0 बाई जी होगा, वो तो वही रहेगा, थीटा 0 होगा। अब हमारे सॉल्यूशन में भी गलती नहीं है, उसका भी लॉजिक एकदम सही है। अब ये सवाल पूछ दिया, बताओ क्या होगा। सो हमें ये ढूंढना है कि क्या कौन सा गलत है या दोनों सही है। तो यहां से जब यहां लाए थे तो दिस बाय दिस किया और इसको मैंने कट कर दिया, लेकिन अगर ml और mb इक्वल हो गया सर इंडिटरमिनेट। क्या 0 बाय 0 ऐसे कट करेंगे, अलाउड नहीं रहेगा।
तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा भी 0, टी कॉस थीटा भी 0, तो यहाँ ए नॉट मल्टीप्लाई और जी मल्टीप्लाई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली बच्चों वो जो होगा ना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब यहाँ रह गया तो भी ऐसे रहेगा, बिकॉज फोर्स ही नहीं है, नेट फोर्स 0 रहेगा। इधर कर दो तो इधर, तो जो थीटा पे कर दोगे उसी थीटा पे रहेगा। तो यहां से यहां जब हम ला रहे थे तो ये जो कट कर रहे थे ये तभी अलाउड है जब ये कुछ वैल्यूज है, 0 रहेगा तो 0 कट नहीं होता है। जैसे कोई कहे 0 into 5 divided by 0 into 7 that is equal to 5/7, ये गलत हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. तो उसका फिजिक्स सही था, हमारा भी सही था, लेकिन उस केस में ये कटिंग नहीं होगा, ये गड़बड़ी चल रही थी। सॉल्यूशंस क्लियर? हाँ, sir. Yes. Yes, sir. चलो, मजा आया बच्चों? हमने ये सारे सवाल किए, आई होप कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं। तुम्हारे डाउट सेशन हो रहे हैं, तुम बुकलेट कंप्लीट करना है तुम्हें, मैंने पहले ही कर दिया था, बुकलेट सारे कंप्लीट कर सकते हो। थ्योरी हमने उतना पढ़ा दिया था। फ्लोटेशन इन इक्विलिब्रियम, आज तुम लोग क्लास भी खींच सकते हैं, बिकॉज तुम्हारा क्लास नहीं है इसके बाद। तैयार हो ना? जेएनएन सरकार है जीवन सत्ता कितने बजे से? 11 थर्ड स्लॉट। अच्छा कल, आज के ट्यूसडे। चलो क्योंकि सेंटर ऑफ मास में तुम लोग पढ़े हो, थोड़ा सा टॉर्क भी पढ़ लिए हो। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है तो उस पे जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है और जो mg का फोर्स लग रहा है, B is equal to mg तो होना चाहिए फॉर फ्लोटेशन। बट ये इक्विलिब्रियम में फ्लोट करे, फ्लोटेशन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं, स्टेबल लिख लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, उसके लिए व्हाट शुड बी द कंडीशन? ठीक है, अभी जो केस लिया है बच्चों, ये हो गया सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा बच्चों? लिक्विड का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ बॉयंसी का मतलब हुआ डिस्प्लेस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास, जहां पे नेट बॉयंसी फोर्स को हम मान सकते हैं, ये बता दिया है ना। और सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी तो क्लियर है। तो मान लो एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जस्ट मिडिल में है, तो दिस इज सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो इसके हाफ में होगा, दिस इज सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो इस सवाल में अभी सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ मास से नीचे है। क्लियर? mg लग रहा है नीचे और बॉयंसी फोर्स लग रहा है ऊपर। अब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, थोड़ा सा हवा इधर से चली और थोड़ा टिल्ट हो गया, तो टिल्ट हो गया थोड़ा सा, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ है, सेंटर ऑफ बॉयंसी इधर लग रहा है और सेंटर ऑफ मास इधर लग रहा है mg।
अगर मैं बात करूं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ के देखें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस बी का टॉर्क कैसा हुआ, कैसा होगा, आर क्रॉस एफ। ये बी क्या चाहेगा, कैसे रोटेट करना, इधर, थीटा भी इधर और टॉर्क भी इधर ही है कि नहीं है, या नहीं है। आर क्रॉस एफ इधर ऐसे रोटेट करना चाहिए, ऐसे इधर, थीटा भी इधर, सेम सेंस में है। तो सारे बच्चों रियलाइज करो कि ये जो टॉर्क लगा बी का, वो तो इसको और अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम ले जाना चाह रहा है। दैट मींस ये जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है, इजंट इट? Yes, sir. कोई कहे सर आप सेंटर ऑफ मास के बात क्यों लग रहा है, मुझे तो सेंटर ऑफ मास ही पे बैठ के देखने का मन कर रहा है। देखो कोई दिक्कत नहीं, थीटा इधर हुआ था, थीटा का सेंस ऐसे रोटेट का इनटू द प्लेन है थीटा, यहां पे बैठ के देखा तो आर क्रॉस एफ यहां से नीचे, इसलिए इधर, ये भी इधर ले जाना चाहिए, किसी में भी बैठ के देखो, इस पे एक नेट टॉर्क लग रहा है उसी सेंस में, सो दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल। और अब हम ये बता सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ बॉयसी, सेंटर ऑफ मास के अगर नीचे है और वर्टिकली फ्लोट करना है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सेंटर ऑफ मास को नीचे होगा, सेंटर ऑफ मास शुड बी बिलो सेंटर ऑफ बॉयसी। अगर ऐसा केस हो जाएगा तो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। ये हो गया बच्चों सेंटर ऑफ बॉयसी, सपोज सेंटर ऑफ मास यहां हो गया, तो सेंटर ऑफ मास ये इधर टिल्ट किया तो सेंटर ऑफ मास पे बी इधर लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क देखें इधर, थीटा इधर गया, टॉर्क इधर, तो ये क्लियर? दैट्स व्हाई ये मार्कर ये फ्लोट करता, लेकिन अगर इसको वर्टिकली हम डिप किए, एकदम वर्टिकल रखे तो ये फ्लोट करेगा, थोड़ा सा हिलेगा तो ये टिल्ट हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन इसको फ्लोट कराना है तो तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे ना नीचे में ना एक छोटा सा आयरन का या डेंस मटेरियल निकेल का या लेड का जोड़ दिया नीचे, है ना, थोड़ा हैवी मटेरियल यहाँ नीचे जोड़ दिया तो ये फ्लोट करता है वर्टिकली। इमेजिन करो, करेगा क्या? नीचे हैवी मटेरियल जोड़ दो तो। हाँ सर। क्यों हैवी मटेरियल जोड़ने से फ्लोट कर रहा है? अब तुम बता सकते हो किसी को कि इसका नीचे अगर हैवी मटेरियल जोड़ दिए तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट से नीचे नीचे और नीचे आ जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ मास बिलो हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी से जब नीचे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास तो वो फ्लोटेशन इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर? ये वर्टिकल ऐसे फ्लोट करा, लेकिन बच्चों अगर तुम इसको पानी में डिप करोगे तो ये वर्टिकल नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, और हॉरिजॉन्टल में फ्लोट करता है। अगर एक वुडन सिलेंडर लोगे तो वो सिलेंडर ऐसे फ्लोट करता है ऐसे, लेकिन क्या कहोगे सर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। और हमने इक्विलिब्रियम के लिए क्या बोला था अभी जस्ट, सेंटर ऑफ मास शुड बी बिलो द सेंटर ऑफ बॉयंसी। लेकिन इसमें देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा जबकि सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ होगा, उल्टा है, लेकिन स्टिल इक्विलिब्रियम में होगा। प्रैक्टिकली है कि नहीं है? क्यों इक्विलिब्रियम में? बिकॉज इसमें और भी कुछ फैक्टर आ जाता है, जैसे ये थोड़ा टिल्ट होता है ना तो इधर ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करता है,
इधर कम वाटर, ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ये बेस एरिया बहुत बड़ा हो गया ना, तो सेंटर ऑफ बायसी इवन नीचे भी है, लेकिन जैसे ये इधर टिल्ट हुआ तो सेंटर ऑफ बायसी थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, इसलिए इसका टॉर्क इधर लग जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के फ्लोटेशन में सेंटर ऑफ बायसी नीचे है, सेंटर ऑफ मास ऊपर है, फिर भी स्टेबल है, बिकॉज ये जैसे ओरिएंटेशन चेंज हुआ सेंटर ऑफ बायसी विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज इधर ज्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा, इधर कम होगा। इसलिए ये मार्कर को कहोगे तो वर्टिकल फ्लोट नहीं करता है, बिकॉज उस केस में सेंटर ऑफ बायसी वाला फंडा, क्योंकि इसको अगर थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो सेंटर ऑफ बायसी थोड़ा इधर उधर बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, इसके ओरिएंटेशन में, इसके डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ पे रहेगा, ऐसा फ्लोट करेगा, इधर आएगा तो सेंटर ऑफ बायसी बहुत ज्यादा चेंज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ये सब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ। बस 5 से 7 मिनट लिखूंगा सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, 5 से 7 मिनट पढ़ाऊंगा। प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट पता भी नहीं चला होगा मैंने लिखा क्या। बच्चों 2 चीज पढ़ना है, 2 डिवाइस पढ़ना है। एक होता है बैरोमीटर और दूसरा होता है मैनोमीटर। और एक और चीज पढ़ाना है, ये बता दूंगा, उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा पास्कल्स लॉ। नहीं तो खुद से अच्छी मम्मा से पढ़ लोगे, नोट डाउन कर लोगे पास्कल्स लॉ। तो बस इतना सिलेबस बचा हुआ, ये डिस्कस कर लेते हैं। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर इज डिवाइस टू मेजर atmospheric pressure। बैरोमीटर इज डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है, बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है। क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, बीकर लेते हैं जिसमें मर्क्यूरी फिल्ड है। मर्क्यूरी क्यों लेते हैं, इसका रीजन में अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा। इसका डेंसिटी हाई होता है। कोई बता सकता है डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी क्या होता है? 13.6 13,600 13.6 ना, 13.6 रो डब्ल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना होता है 13.6। क्या क्या बच्चों, एक ट्यूब लिया और इसे मरकरी फिल कर दिया। एक ट्यूब लिया और फुल मरकरी फिल कर दो, कंप्लीट। उसके बाद ये फिंगर रखो, क्लोज करो और इसको उल्टा कर दो। इसमें कहोगे सर इधर मोटा दिखा दिया, उधर पतला दिखा दिया, चलो अब ये मरकरी पूरा फिल था और अब यहां से फिंगर हटा लो डिप करने के बाद। इसको रखने के लिए बच्चों यहाँ पे एक स्टैंड लगा दो। होल्ड किया हुआ, पकड़ लिया, ये स्टैंड है, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ वर्टिकल रखने के लिए। दिस इज द सिंपल सा डिवाइस। यही हो गया बैरोमीटर। ये यहाँ पे डिप किया बच्चों, यहाँ पे मार्किंग रहेगा, ये पॉइंट जहां पे है, ये हो गया 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर काइंड ऑफ थिंग, ऐसे 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 कर दिया। इस पे मार्किंग किया जाता है ना। तो ये लेयर जहां पे है, अगर नहीं ले आया तो ऊपर नीचे करके ये 0 वाला लेयर जो है वो यहाँ टच कर रहा है। तुम देखोगे कि ये मर्क्यूरी का लेवल जो है ना, इसमें थोड़ा डाउन आएगा, डाउन आएगा, एक पॉइंट तक नीचे आ गया। मोस्टली रफली 1 मीटर का लेते हैं ये ट्यूब,
मरकरी के लेवल से 1 मीटर ऊपर रहता है और नीचे आते 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 एक पॉइंट पे ये स्टेबल हो जाता है। ये हाइट मेजर कर लेते हैं h। अब बताना पहले यहाँ पे जो मरकरी था वो नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है? Q. वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ का प्रेशर क्या हो गया है? 0 हो गया है। अब बच्चों यहाँ का प्रेशर कितना है? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ का भी प्रेशर कितना हो गया? P0। और देखो सिंपल सा कहानी है, यहाँ है P0, यहाँ है 0 और इक्वेशंस लिख लेते हैं। P0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू रो किसका? H rho G। मरकरी है, रो जी एच, है ना? और जब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं यहाँ पे तो रफली एच जो आता है अबाउट 76 सेंटीमीटर आ जाता है। मतलब P0 कितना हो जाएगा? 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3, जी लगभग 10 इंटू ये 76 सेंटीमीटर, 0.76 मीटर, है ना? और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.76 और 13.6 रफली आ जाएगा 10 के बराबर, 13.6 से कम। तो ये 10 और ये 10 और ये 10 कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रफली। इसी को बच्चों बोलते हैं 1 एटीएम। 1 एटीएम कितना आता है? 10 टू the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर पर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पास्कल्स आल्सो। पास्कल्स लॉ पढ़ाएंगे, पास्कल्स के नाम पे है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आ गया? 10 टू द पावर 5 पास्कल रफली। और जो समझने वाली चीज है, तुम लोग सुने होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसे भी बोला जाता है। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब हुआ कि ये कॉलम लेंथ 76 सेंटीमीटर का होगा। मतलब एक्चुअल प्रेशर अगर पास्कल में बताना है तो 76 का रहा है रो जी इंटू एच, एच यहाँ 76 फुट करना है, ये एक्चुअल प्रेशर है। मान लो कोई दूसरा लिक्विड मिल गया जिसका डेंसिटी, अभी Hg को लेके करते हैं, मान लो कोई दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो स्पेसिफिक ग्रेविटी सपोज हो गया 10 का, मतलब उसका डेंसिटी हो जाएगा उस लिक्विड का सपोज 10 रो W, और पूछेगा उस लिक्विड का कि 100 सेंटीमीटर ऑफ दैट लिक्विड, इसका मतलब क्या कहोगे? कितना प्रेशर होगा? ओके सर, सिंपल सा, P इक्वल टू रो L, जिस लिक्विड का क्या है उसका डेंसिटी इंटू G इंटू जितना का 1 मीटर का है 1 मीटर। अब इसमें सवाल ये आता है, मुझे लगता है कि आ गया कि अगर मैं किसी और लिक्विड से लेकर के ये बैरोमीटर बनाऊंगा तो भी तुम मेजर कर सकते हो कि कितना हाइट होगा। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में तो जो मैन्युफैक्चरर है उतने क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, तो क्या हुआ, इसमें कुछ एयर ट्रैप रह गया, कुछ एयर इसके अंदर रह गया। तो अब बताना एक्चुअल प्रेशर अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, बट ये फॉल्टी बैरोमीटर से हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजरमेंट हमारा क्या आएगा? 76 ही आएगा कि 75 आएगा कि 77 आएगा? 77 आएगा। Some air will remain 75 trapped. 77 दोनों आ सकते हैं। तो हमारा मेजरमेंट क्या आएगा? विधि बहुत दोनों बढ़िया आ सही सकते हैं। जवाब है। क्या है थर्ड?
remain same. बच्चों सम अगर वाटर है सॉरी एयर ड्राई गया तो यहाँ पे कुछ तो प्रेशर है पी डैश, यहाँ का प्रेशर पी नॉट माइनस पी डैश दैट इज इक्वल टू रो जी एच। और ये तो पता है ये क्या है, ये क्या एक्चुअली रो जी इंटू 76 सेंटीमीटर Atmospheric pressure. माइनस पी डैश। ये h क्या हो जाएगा 76 से कम या ज्यादा, कम ना, माइनस है ना कुछ, Yes, sir. कम हो जाएगा, h will be less than this। अब इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों, अच्छे वर्मा में बड़ा अच्छे सवाल हैं। बहुत सारे अच्छे सवाल हैं, कुछ रह गया या एक केस में अच्छी वर्मा ने पूछा कि ये बैरोमीटर को हमने एक लिफ्ट में रख दिया और लिफ्ट एक्सलेट कर रहा है तो उस केस में मेजरमेंट क्या होगा। ये सब सोचना, ये करना अच्छे वर्मा का ऑब्जेक्टिव है। 2-3 मिनट और लेता हूं, उसके बाद छोड़ देता हूं। सेकेंड इज मैनोमीटर। मैनोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम किसी कंटेनर में कोई गैस है उसका प्रेशर मेजर करते हैं। बैरोमीटर से सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होता है। दिस इज ए यू ट्यूब और इसमें मर्क्यूरी फिल्ड है। एक आर्म कनेक्ट कर दिया जिस गैस सिलेंडर का प्रेशर मेजर करना है और दूसरा आर्म ओपन है, तो यहां का प्रेशर है पी नॉट। पहले दोनों आर्म में इक्वल मर्क्यूरी था, अब इसका गैस का प्रेशर सपोज ज्यादा है तो ये गैस को पुश करेगा, तो ये लेवल थोड़ा नीचे आ गया, ये लेवल थोड़ा बढ़ गया। यहाँ का प्रेशर सपोज P1 या P लिख लेता हूं, यहाँ का प्रेशर P नॉट, यहाँ का प्रेशर P सेम लेवल में सेम, तो P माइनस P नॉट कितना आ जाएगा रो जी एच। एच क्या है बच्चों, ये डिफरेंस। P नॉट पता है, P निकल जाएगा और इसको बोलते हैं बच्चों एक्सेस प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक। और इसको एक अलग नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर। गॉग प्रेशर नहीं, गेज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। तुम अगर बाइक में टायर में हवा भरवाने जाते हो तो वो जो चेक करता है टायर में, कार के टायर में, वो गेज प्रेशर चेक करता है।